नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में हालात क्या हैं? किस तरह की गतिविधियां वहां चलती रहती हैं? खूंखार से खूंखार जो आतंकवादी सरगना है, उनको भी वहां की अदालतें कई बार जब उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में गिरफ्तार किया जाता है या करना पड़ता है वहां के इस्टेब्लिशमेंट को, तो वहां की जो अदालतें हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक की अदालतें, वो उनके प्रति बड़ा रहम दिली दिखाती हैं और कई बार तो उनको रिहा कर देती हैं। ऐसा कई मौकों पर देखने को मिला है और जो दुर्दांत से दुर्दांत आतंकवादी हैं, उनके मामलों में भी देखने को मिला है। आपको याद होगा 2002 में एक अमेरिकन पत्रकार, जिनकी आयु उस समय 38 साल थी, डैनियल पर्ल, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख थे, उनको कराची से अगवा किया गया और बाद में गला रेत करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस सिलसिले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। ये चारों जेल में थे, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने उन चारों को रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हैं और इसको लेकर के न केवल पाकिस्तान के भीतर बल्कि पूरे दक्षिण एशिया रीजन में भी, और अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस पूरे प्रकरण पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 विदेश मामलों के और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, लद्दाख में, पूर्वोत्तर में, यहाँ तक के घाटी में काउंटर टेररिज्म और वार सिचुएशंस में बहुत अहम भूमिका निभा चुके और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत पूर्व मेजर जनरल AK सिवाच साहब जुड़े हुए हैं। सिवाच साहब, आपका स्वागत है। मेहरबानी चौधरी साहब। और मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रभात राय जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जनरल साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। डैनियल पर्ल के हत्यारों को सिंध हाई कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए हैं। ऐसे समय जबकि दुनिया भर में जो मीडिया है उस पर तरह तरह से हमले हो रहे हैं, मैं आंकड़े देख रहा था, उन आंकड़ों पर मैं बाद में आऊंगा कि कितने पत्रकारों की हर साल हत्या हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में किस तरीके की चुनौतियों का और कठिनाइयों का सामना मीडिया को करना पड़ा है और अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की चुनौतियां उनके सामने हैं, कठिनाइयां उनके सामने हैं। लेकिन खास तौर से ऐसे देश जहां डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, जहां आतंकवादी और इस तरह के जो तत्व हैं वो हावी हैं पूरे इस्टेब्लिशमेंट पर, सिस्टम पर, वहां तो पत्रकारिता करना और भी दुष्कर कार्य है। और डैनियल पर्ल, जिनकी हत्या की गई थी अगवा करने के बाद, वो तो बहुत महत्वपूर्ण एक मकसद में लगे हुए थे। एक खोजी पत्रकारिता के वो स्तंभ थे। वो ये जानकारी जुटा रहे थे कि ISI और अल-कायदा के बीच एक्चुअल में रिश्ते क्या हैं। उनको वो साबित करना चाहते थे जब उनका अपहरण किया गया था। तो ऐसी स्थितियों में अगर मीडिया के ऊपर दमन करने वाले, मीडिया कर्मियों की हत्या करने वाले लोगों की इस तरह से रिहाई होगी, तो मीडिया के मनोबल पर क्या फर्क पड़ेगा? और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की अपनी, वहां की जुडिशियरी की अपनी छवि क्या बनेगी? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब। देखो, उमर शेख हुई है वही टेररिस्ट है जो उस 3 टेररिस्ट के साथ, जिसको 1999 में हम IC-814 जो हाईजैक हमारा एयरक्राफ्ट हुआ था काठमांडू से जो दिल्ली आ रहा था, जिसको कंधार में ले गए थे, और उसके बाद हमने 3 आतंकवादियों को छोड़ा था अपने
पूरे पैसेंजर और जहाज को वापस लेने के लिए, उनमें से एक था। और ये एक खूंखार टेररिस्ट था और ये उसके बाद फिर पाकिस्तान चला गया। और पाकिस्तान में ये सच्चाई है कि ये जो डैनियल पॉल हैं, ये अमेरिकन जर्नलिस्ट थे और ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि किस प्रकार से आईएसआई और अल कायदा का आपस में मेल मिलाप है और कंप्लाइंस है, जो एक्शन करते हैं। और जब ऐसे मौके में आईएसआई के कहने पे इस उमर शेख ने डैनियल पॉल को अबडक्ट किया और कोल्ड ब्लड मर्डर किया। और सच्चाई यह है, इसका गला काट दिया गया। मतलब इस जैसी मौत बहुत मुश्किल से किसी को दी जाती है, एक बड़ी भयानक मौत थी। और उसके बाद पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कोई एक्शन नहीं कर रही थी। ये तो शुक्र है कि अमेरिका ने प्रेशर डाला, ह्यूमन राइट के ग्रुप थे उन्होंने डाला, तो इसके ऊपर एक्शन हुआ। उसके बाद इसको सजाए मौत भी मिली थी और वो कम्यूट होके 7 इयर्स आरआई हो गई थी और 7 साल इसने काट लिए। और उसके बाद सिंध के जो कोर्ट ने अप्रैल में इसको फ्री कर दिया था। यूं ये जेल में था, मगर अभी जो है कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर दिए कि जो इसके अभी गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दे रखे हैं इसके बंद होने के, वो नल एंड वाइड है, इसको छोड़ा जाए। पर इसको अभी नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। बात यह है कि बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मीडिया फ्री है पाकिस्तान में? बिल्कुल फ्री नहीं है। क्या वहां पर जुडिशरी फ्री है? बिल्कुल फ्री नहीं है। यह चीज दर्शाता है कि डैनियल पॉल का कोल्ड ब्लड मर्डर के बावजूद इसको सेंटेंस मिला और इसको 7 साल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जुडिशरी प्रेशर में थी और जुडिशरी को एविडेंस नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि आईएसआई इन्वॉल्वमेंट थी। और ये जितना भी प्रेशर डाला जाता है मीडिया पे, ये आईएसआई डालती है, डीप स्टेट डालती है। और जुडिशरी के ऊपर भी प्रेशर आता है और जो जुडिशरी है वो प्रेशर के अंदर ऐसे एक प्रकार से सेंटेंस देती है जो कि आतंकवादियों को फायदा करती है। मगर पूरा संसार इसको देख रहा है। अभी सच्चाई ये है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फरवरी 2021 के अंदर अभी दोबारा बैठेगी, ये बताने के लिए कि इसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में करना चाहिए या नहीं पाकिस्तान में। ये असली मौका है भारत को ये दिखाने का कि वहां पर जुडिशरी फ्री नहीं है, वहां पर आतंकवादी फ्री जाते हैं और उनको जुडिशरी छोड़ देती है। और जर्नलिज्म बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट करना। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा केस है, भारत इसको उछाले और दिखाए पूरे वर्ल्ड में कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। देखो, पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है जहां पर लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादियों को भारत में भेजा जाता है, हक्कानी ग्रुप और तालिबान को अफगानिस्तान में और सुन्नी मिलिटेंट को ईरान में। और वहां पर जो जर्नलिज्म है वो फ्री नहीं है, जुडिशरी फ्री नहीं है। तो ये सच्चाई है कि अब हमें डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और इंटरनेशनली एक प्रकार से पूरा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि टाइम आ गया कि पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे किया जाए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए। प्रभात राय जी, मैं आंकड़े देख रहा था, पिछले करीब 12 महीने के ही देखें, अफगानिस्तान में 13 पत्रकारों की हत्या, मैक्सिको में 13 पत्रकारों की हत्या, भारत में 7 की, अमेरिका में 6 की, सीरिया में 5 की, पाकिस्तान में 4 की। भारत की जनसंख्या 130-35 करोड़, पाकिस्तान की जनसंख्या केवल 22-23 करोड़। वहां भी 4 पत्रकारों की हत्या ऑन रिकॉर्ड है। वैसे तो वहां किस तरह के हालात हैं, कब किसको उठा लिया जाता है और फिर बाद में छोड़ भी दिया जाता है, तो वहां के अगर हम न्यूज चैनल देखें, ऑनलाइन अगर हम यूट्यूब चैनल ही देख लें, तो वहां के मीडिया पर किस तरह के प्रेशर रहते हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी बोलने की आज़ादी है, लेकिन वहां आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, सेना के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। हामिद मीर जैसे पत्रकारों पर अटैक हो चुके हैं, कई और पत्रकार जो है वो उठाए जा चुके हैं और उसके बाद उनको किस तरीके से रिहा किया गया है, किन स्थितियों परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं, वो अपने आप में एक अलग मसला है। 23 साल में दुनिया में 1928 पत्रकारों की हत्या हुई है। लैटिन अमेरिका में करीब करीब 12 पत्रकार हर महीने मारे जाते हैं और 5 साल में, पिछले 5 साल में पूरी दुनिया में 355 पत्रकारों की हत्या हुई है।
इनमें भारत भी शामिल है। 20 पत्रकारों की भारत में भी हत्या हुई है। 2018 की अगर हम बात करें तो 248 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया पूरी दुनिया में। भारत में अगर हम मोदी जी के कार्यकाल की बात करें 2014 से 19 के बीच की, तो 11 पत्रकारों को गिरफ्तार किया। लेकिन ये 11 पत्रकारों को गिरफ्तार मोदी ने नहीं किया है, राज्य सरकारों ने किया है, अलग अलग राज्यों में हुआ है। तो ये समझने की जरूरत है। और 2009 से 2014 के बीच में 22 पत्रकारों की हत्या हुई थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो ये जो पत्रकारों पर और मीडिया पर खतरे हैं, ऐसे में क्या हमारे सिस्टम को, क्या हमारी अदालतों को ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करना चाहिए? क्योंकि बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन 3 बाकी जो स्तंभ हैं उनको तो तमाम तरह के प्रोटेक्शन हैं। लेकिन जब मीडिया की बात आती है तो मीडिया के जो लोग, और खास तौर से खतरा उठा करके जो लोग काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ठीक बात है, आपका सवाल एकदम दुरुस्त है और ये बताता है कि किस दौर में हम लोग पहुंच गए हैं। भले ही लोकतंत्र की हम कितनी भी बात करें ओंकार जी, और कितने भी ह्यूमन राइट्स की बात करें, लेकिन जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के कारनामों को, माफिया के कारनामों को, लैटिन अमेरिका में खास तौर से जो आपने मेंशन किया, इतनी हत्याएं हो रही हैं, क्योंकि माफिया गिरोह और ड्रग के गिरोह, जो खासतौर से ड्रग गिरोह जो है, जो ड्रग पैडलर्स भी हैं, आपको पता है कितना बड़ा केंद्र रहा अर्जेंटीना, बोलिविया और दूसरे देश, और भारत की भी आपने बात की, या पाकिस्तान खास तौर से जो है, बहुत ही, एक जनरल साहब ने बढ़िया बात की, डीप स्टेट है, हुकूमतें जो है वो फौज संचालित कर रही है पीछे से। ये सब चरित्र बताते हैं कि हमारी स्टेट का कैरेक्टर क्या है एज ए होल, जो एस्टेब्लिशमेंट का कैरेक्टर है। देखिए, आपने कहा कि ये चौथा स्तंभ है, लेकिन ये बड़ा कमजोर स्तंभ है। क्यों स्तंभ कमजोर है? देखिए, जुडिशरी को कहते हैं बिल्कुल नॉन इंटरफियरिंग है, उधर ये पूरी ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव हब जिसको कहते हैं, हुकूमतें भी उसी में शामिल है, और ये लेजिस्लेचर है। चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, यही एक्सपोज करता है इनको, यही एक्सपोज करता है, ये हुकूमत को भी एक्सपोज करता है, ये ब्यूरोक्रेट्स को भी एक्सपोज करता है, और जो लीडर, करप्ट लीडर्स होते हैं, इनको भी एक्सपोज करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन हमारी मीडिया में नहीं है, इट्स नॉट माय आर्गुमेंट, होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इन तीनों में अगर कोई वल्नरेबल है, सबसे ज्यादा घात लगाती है, जिस पर लगाई जाती है, वो मीडिया ही है। यही कारण है जो आपके आंकड़े, आपने बहुत तफसील से बात बताई, बहुत कम लोग ये जानते हैं, ये शायद पहली बार इस तरह का तथ्य आप उजागर कर रहे हैं कि इस तरह के खतरों से ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या रिपोर्टर जूझते हैं। तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर से पाकिस्तान में जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं या हुई, आपने जो जिक्र किया अपने जनरल साहब ने, वो तो एक जुडिशियल मर्डर भी है, जैसे नवाज शरीफ का जुडिशियल मर्डर किया गया। ये एक न्यायिक हत्या है। न्याय प्रणाली से कम तवक्को है कि वो कम से कम टेररिस्ट को, जो दुनिया को कम से कम मुंह दिखाना है, अगर पाकिस्तान को, अगर उसको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में नहीं जाना है, तो कम से कम जुडिशरी को तो इतनी बेशर्मी के साथ नहीं छोड़ना चाहिए ना इन टेररिस्ट को। जबकि सब जानते हैं ये इंटरनेशनल टेररिज्म के किरदार हैं, ISI हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे जो है ओसामा बिन लादेन का ऑर्गेनाइजेशन हो, अल-जवाहिरी का हो, नाम इनके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका कैरेक्टर इस्लामिक स्टेट का भी यही है, और पाक ISI का भी, जो मिलिट्री के अंडर में संचालित है। इसका लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो चीफ होता है, वो सारे ट्रेनिंग देती है जिहादियों को, और पत्रकारों की हत्याएं भी उन्हीं के निर्देशन में होती हैं, जो भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी स्टेट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि पूरी स्टेट अगर इन्वॉल्व ना हो तो ये टेररिस्ट पाकिस्तान में कहीं भी नहीं पनप सकते। जहां भी दुनिया में टेररिज्म है, वो विदाउट हेल्प ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, आप जिसे हुकूमत कहते हैं ओंकार जी, उसके बिना वो नहीं पनप सकती। भारत में क्यों नहीं पनप रहे, इंग्लैंड में क्यों नहीं पनप रहे? ऑफिशियली जहां भी ये पनप रहे हैं, जिन भी देशों में, उनको पूरा संरक्षण है फौज का, हुकूमत का, ब्यूरोक्रेसी का, लेजिस्लेचर का, और पत्रकार जो बहुत ईमानदारी के साथ एक्सपोज करते हैं, उनको मार डालते हैं लोग, क्योंकि ये तो किसी को भी मार देते हैं।
ये तो फौज के लोगों को मारते हैं, ये लोग तो पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोगों को मारते हैं। तो बेचारे पत्रकार तो निहत्थे होते हैं, कलम उनके हाथ में होती है, सिर्फ एक कलम सबसे बड़ा हथियार है। ये तो हथियारबंद लोगों पर जबरदस्त हमला करते हैं। हमारे हमारे जनरल साहब अच्छी तरह जानते हैं किस तरह से ब्रूटली जो है हमारे फौज के लोगों को कश्मीर में मारा जा रहा है इन्हीं टेररिस्ट के द्वारा। तो इनके लिए इनके सामने पत्रकार क्या है? तो ये कैरेक्टर ऑफ द स्टेट है, इस पर सवाल आपने बहुत बढ़िया उठाया। ये चरित्र है राजसत्ताओं का, जिसके शिकार पत्रकार भी होते हैं, आम नागरिक भी होते हैं, और बेगुनाह वो लोग होते हैं जो कि न्याय के लिए लड़ते हैं, खासतौर से न्याय के लिए जो लड़ रहे हैं लोग। अब भारत का ही एग्जाम्पल है, एक सेकंड बस मैं अपनी बात अपने मुख से खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी वो आपकी बात मुझे याद आ जाती है कि बहुत ही संक्षेप में बात करनी चाहिए। हम लोग बह जाते हैं भावनाओं में। बहुत बढ़िया आप इंडिकेट कर देते हैं मुझे। ये संक्षेप में बात यह है कि जब तक पाकिस्तान हो या लैटिन अमेरिका हो या हिंदुस्तान भी हो सकता हो, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान में पूरा एकदम न्याय है या हम लोग एकदम वरिष्ठ बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी बन गए हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम एक डेवलपिंग स्टेज में है। पाकिस्तान तो फ्यूडल स्टेट में है। पाकिस्तान का चरित्र तो एक फ्यूडल चरित्र है। इवन लैटिन अमेरिका तो हम लोग कई बार गए हैं। बहुत मेरा तो प्रिय विषय रहा लैटिन अमेरिका, खासतौर से क्यूबा की वजह से भी, बोलिविया की वजह से भी, अर्जेंटीना की वजह से भी, क्योंकि वो हमारे अक्षांश पर है। हमारा इंटरेस्ट इसलिए ज्यादा था कि वो अगर आप कील गाड़े दिल्ली से तो मैक्सिको में निकलेगी सीधी, मैक्सिको में जस्ट, और उसके नीचे ही ऊपर आपको पता है सारा का सारा। तो पूरा का पूरा जो वातावरण लैटिन अमेरिका है उसका, वो हमसे और अफ्रीका से मिलता है। और जो स्थितियां हमारे यहाँ, उससे भयावह स्थितियां हैं लैटिन अमेरिका के अंदर। अफ्रीका के बिल्कुल बगल में बसा है, और कितना बड़ा ड्रग वॉर वहां पर हुआ है। कोलंबिया का आपको उदाहरण मालूम है कि फौज उतारनी पड़ी वहां पर ड्रग माफियाज के खिलाफ। तो यही कारण है कि जब तक जो है ये ड्रग माफियाज को आप नहीं निपटाएंगे, क्योंकि ड्रग से ही टेररिज्म ऑर्गेनाइज होता है पूरा का पूरा। पाकिस्तान में अंडर द, जनरल साहब अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जानता हूं अच्छी तरह, कि ये पूरा का पूरा ड्रग का कारोबार वहां की मिलिट्री के अंडर में चलाया जाता है जनाब। अफगानिस्तान में ये स्थिति है। अफगानिस्तान में यकीन नहीं करेंगे, आप जाएंगे ओंकार जी, तो 3/4 हिस्से पर कभी जो है और खेती हुआ करती थी जहां अफीम की खेती हो रही है जो तालिबान के इलाके हैं। तो जब तक आप इसकी माँ को नहीं कुचलेंगे, ड्रग पैडलर्स को, और ये पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में होता है पूरा ड्रग का कारोबार, और जहां इसको एक्सपोज किया वहीं हत्या हो जाती है किसी की। जनरल साहब, एक बात अभी प्रभात जी ने कही अपने कमेंट में कि जम्मू कश्मीर में भी जो रवैया रहता है इनका, आतंकवादियों का, इस तरह के तत्वों का, हमारे फोर्सेस के प्रति भी, हमने अभी हाल में कम से कम 2 घटनाएं तो देखी ही हैं। एक उड़ी में देखी है, जब हमारे जवान सो रहे थे और वहां पर उन्होंने एक अटैक किया था जिसमें हमारे 18 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और उसके बाद फिर पुलवामा हमने देखा है कि 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन अब भारत का चूंकि सत्ता प्रतिष्ठान बदल चुका है, सहन शक्ति अब उतनी नहीं है, हाँ उतना संयम नहीं रखा जाता है, बर्दाश्त की क्षमता अब उतनी नहीं रह गई है। और अगर कोई हम पर हमला करता है, चाहे घाटी में करे, चाहे जम्मू रीजन में करे, चाहे पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ करने की कोशिश करे, हिमाकत करे, तो हमारे जो सरकार है, हमारी जो सेना है, वो उनको उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की अब नियत भी रखती है और जवाब देने की क्षमता भी उसके पास आ गई है। जो ये घटना हुई है आपकी कराची वाली और डैनियल पर्ल वाली, और सिंध हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, जनरल साहब, इस पर अमेरिका की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है और उसने गहरी नाराजगी जाहिर की है। उसने कहा है कि हमें इस घटना की उम्मीद नहीं थी कि इनको रिहा कर दिया जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे जो बाइडन हो, अमेरिका कम से कम अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए पूरी दुनिया में कहीं भी अगर उनके नागरिकों के खिलाफ हिंसा होती है या मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो वो उसको आसानी से भूलता नहीं है, और कई बार तो बहुत आगे जाकर के उसका ठीक तरीके से जवाब देता आया है, देना जानता है। ओसामा बिन लादेन को किस तरीके से घुस करके मारा था पाकिस्तान के भीतर, सब जानते हैं।
तो इस घटना के बाद आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान की जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, या किस तरह का संदेश भेजा जा सकता है जो भी लंगड़ी लूली या पोपट सरकार वहां पर काम कर रही है उसके लिए? देखो, बड़ा ठीक बोला चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका इस चीज को बड़ा तथ्य देता है कि एक तो फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, और दूसरे जहां भी उसके अपने नागरिक हैं उनका बचाव करता है और ऑल आउट जाता है। मगर हमने ये भी बताया था कि जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, मुंबई के अंदर जो 26/11 में अटैक किया गया था हाफिज सईद के लश्कर तोबा के नुमाइंदों ने, उसके अंदर जो 170 के करीब लोगों को मारे गए थे, उसमें 6 अमेरिकन भी थे। ये बात भी हमें जी। भूलनी चाहिए, और हम अमेरिका का सपोर्ट और चाहते थे, क्योंकि देखो हाफिज सईद अभी तक भी एक प्रकार से फ्री घूम रहा है। एक कोट पतली जेल में है, अभी उसको 15.5 साल का एक और जो मिले है उसको पनिशमेंट। मगर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अब हो गया उसकी 36 साल, एक भी केस नहीं है जो कि आपका है 26/11 मुंबई अटैक का, टेररिस्ट एक्टिविटी का। सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, टेररिस्ट फंडिंग के केसेस हैं, क्योंकि वो इन्वॉल्व है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से। क्योंकि पाकिस्तान को डर है, नहीं तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो इसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डाल देगी, और इसलिए उसको बताया गया था कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो जो भी अभी तक इसको कन्विक्शन हुई है हाफिज सईद को, वो हुई है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में। 26/11 का जो मुंबई हमला था उसमें अभी तक इसको कन्विक्ट नहीं किया गया। यह एक बड़ी दर्द भरी घटना है। दूसरी बात यह है, आपने ठीक बोला, अमेरिका इसके ऊपर बहुत ज्यादा गंभीर है। चाहे वो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन की गवर्नमेंट है, या कि 20 जनवरी के बाद जो बाइडेन आ जाएंगे, जो बाइडेन और कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये जिस प्रकार से अभी उमर शेख को छोड़ा गया है, और ये इन्वॉल्व था डैनियल पयल की एक कोल्ड ब्लड मर्डर को, तो ये मुझे लगता है पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। क्योंकि अब अमेरिका बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा, और ऐसे टाइम में जबकि 2 महीने के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मिलना है ये प्रूव करने के लिए कि इसको ग्रे से ब्लैक में डाला जाए या नहीं डाला जाए, और मुझे लगता है इससे इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और हमें भारत को अब एक ऐसा प्रेशराइज करना चाहिए, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और इंटरनेशनली इसको एक्सपोज करना चाहिए कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी फ्री घूमते हैं, 30 से 40 हजार आतंकवादी फ्री घूमते हैं। वो तो इमरान खान ने बोला है। इमरान खान की गवर्नमेंट फेल होगी हर स्फेयर में। वो आज की तारीख में जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 11 पार्टी का जो अलायंस है वो हावी है, और अभी दूसरा फेज स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे में एक उमर शेख जो कि एक मर्डरर है, जिसने डैनियल पॉल का कोल्ड ब्लड मर्डर किया, उसको आप छोड़ देते हैं, तो आप क्या मैसेज भेज रहे हैं पूरे वर्ल्ड में? ये एक बहुत भयानक स्थिति है, और पाकिस्तान को सोचना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान की जुडिशरी डरती है आईएसआई से, और वो डरने के कारण वो जो भी जजमेंट देती है प्रेशर के अंदर देती है, और पाकिस्तान की जो आईएसआई और डीप स्टेट है वो इन्वॉल्व है। और ये भी सच्चाई है कि जो ये उमर शेख जब इसने डोनाल्ड पॉल का कोल्ड ब्लड मर्डर किया, तो वो आईएसआई के कहने पे किया, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था आईएसआई और अलकायदा का कलूजन। तो इसमें कोई शक और सवाल नहीं। तो मैं ये बताने की कोशिश करता हूं, ये एक मौका है, अमेरिका को प्रेशर डालना चाहिए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप है या जो बाइडेन। और मुझे लगता है पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी है, और ये एक सच्चा केस है जिससे पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे डाला जा सकता है। और ये जो हाफिज सईद के लिए जो एक प्रकार से ये फसाद रच रहे हैं कि इसको 21.5 साल और सजा मिल गई है, ये सब एक दिखावा है। कठपुतली जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है उसको कोटपुतली पे। दूसरी बात है, आज तक वो मुंबई अटैक के लिए कन्विक्ट नहीं किया गया है, और वो फ्री घूम रहा है, और वो उसकी जमाते उर्दावा फलाई इंसानियत फाउंडेशन। और देखो एक सच्चाई यह भी है, इसने इलेक्शन लड़ा था, अल्लाह अकबर तारीख एक ग्रुप से इसने बनाया था। उसको जब एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो जो मिली मुस्लिम लीग एक ग्रुप था जो कि गवर्नमेंट था, उसके अगेंस्ट
उससे इसने इलेक्शन लड़ा और 16% इसने सीटें ली हैं, 16% इसने वोट लिए हैं। तो ये एक प्रकार से खतरा है पाकिस्तान को। आप मेन स्ट्रीम कर रहे हो टेररिज्म को। लश्कर तौबा और जमाते उल दावा जैसी जो टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के लिए जहर है, पाकिस्तान को मिटा देगी। पाकिस्तान को समझना चाहिए अगर आप सांप पालेंगे अपने नेबर के घर में डसने के लिए, वो सांप आपको डसेगा। तो ये सच्चाई है कि इसने पाकिस्तान ने बड़ी भूल कर दी है। अमेरिका इस बात को लाइटली नहीं लेगा और पूरा जोर लगाएगा पाकिस्तान पे। और क्योंकि 2 महीने रह गए हैं, एक जो मीटिंग होगी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, मुझे पूरा विश्वास है अगर सच्चाई की जीत होनी है तो पाकिस्तान को अभी ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे करने का टाइम आ गया है। और जनरल साहब, वहां का एस्टेब्लिशमेंट मीडिया का उपयोग दुरुपयोग भी करता रहा है। आपसे चर्चा हो रही थी, आपने ही जानकारी दी, जिस माछिल सेक्टर में आप तैनात रह चुके हैं, उस माछिल सेक्टर के सामने जो पाकिस्तानी सेना है वो हेलीकॉप्टर से 3 जर्नलिस्ट को लेकर के गए हैं। पिछले कुछ दिनों से चर्चा है, जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी ने अबू धाबी में बयान दिया कि साहब भारत जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करने के बारे में सोच रहा है, हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं। मतलब पाकिस्तान की तरफ से कुछ साजिश रची जा रही है ताकि जो 11 दलों का एक फ्रंट बना हुआ है और जिसने इमरान खान और सेना की नाक में दम कर दिया है, पूरी तरीके से ये बैकफुट पर हैं। और जिस तरह की घरेलू समस्याओं से इस समय पाकिस्तानी सरकार और निजाम जूझ रहा है, ऐसे में वो कोई ऐसा टोना टोटका करना चाहते हैं ताकि उधर से वो कुछ करें और भारतीय सेना उनको मुंह तोड़ जवाब दे और वो एक प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में उसके बेस पर फैलाने की कोशिश करें। तो जो 3 पत्रकारों को लेकर के ये सरहदी इलाकों में गए हैं, उसके पीछे कहीं कुछ इसी तरह का तो इनका सोच नहीं है? इस तरह की कोई प्लान, कोई साजिश तो नहीं है? देखो चौधरी साहब, बिल्कुल कोई शक नहीं, यही है। इसके तो मैं जो लेके गए हैं उसके 3 कारण हैं। एक तो वो ये तो सच्चाई है कि वो अगर केल के इलाके में ले गए जो कि मच्छर गुरेज और जो कैरन सेक्टर के सामने है, इसका मतलब वो सीज फायर वायलेशन कराएंगे और सीज फायर वायलेशन कराने के बाद भारत की जो फौज उसको स्ट्राइक बैक करेगी तो ये जर्नलिस्ट को दिखाएंगे कि किस प्रकार से भारत की जो फौज है वो सिविलियन इलाके पे फायर करती है। तो एक प्रकार विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। उसकी 3 वजह है। जो आपने ठीक बोला कि एक प्रकार भारत की आर्मी को फोर्स करेंगे कि कुछ ऐसा करें और उसके बाद वो ये दिखाएं वर्ल्ड को कि वो एक तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। मुस्लिम वर्ल्ड में आज वो बता रहे हैं कि हमारे ऊपर भारत जो है एक प्रकार से फायर करता है और हमारे सिविलियन इलाके में बर्बाद कर दिए। तो एक तो वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है ये मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, सऊदी अरेबिया, यूएई। वो अलग बात है, आज उसका कोई दोस्त नहीं है मुस्लिम वर्ल्ड में, सबको पता लग गया पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरी बात ये भी सच्चाई है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत आज की तारीख में सक्सेस है और लोगों ने ये समझ मन बना लिया है कि इमरान खान की गवर्नमेंट के दिन पूरे हो गए, इसकी उल्टी गिनती है और जाना चाहिए, क्योंकि हर जगह फेल हो गए। इन्फ्लेशन 28% है, फॉरेन रिजर्व घट के 10 दिन का रह गया है, अफगानिस्तान से कम है। उसके बाद इसका जो रुपये है वो गिर गया है 40% डॉलर के मुकाबले लास्ट 2 साल में। तो ऐसे में मारा मारी है और कहीं ना कहीं ये अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन का। उनको पता है एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, अगर भारत के अगेंस्ट कुछ होता है तो वो सब जुड़ सकते हैं, तो वो ट्राई कर रहे हैं। और तीसरी बात है वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होने वाली है फरवरी में। वो दिखाना चाहते हैं कि भारत जो है एग्रेसर है और हम विक्टिम हैं। वो भी एक कार्ड खेलना चाहता है और भारत को वो फोर्स करना चाहते हैं कि कहीं सर्जिकल स्ट्राइक करें, कुछ ऐसा करें जैसे कि एक प्रकार से बालाकोट में किया था, पुलवामा करें, बालाकोट जैसा हम करें या सर्जिकल स्ट्राइक करें। तो ये एक सोची समझी साजिश है पाकिस्तान की और ये करेगा। मगर भारत को ये पता है, भारत एक बहुत ही ज्यादा आपको सहज वाला देश है, समझने वाला देश है, कोई ऐसी कार्रवाई जल्दबाजी में नहीं करेगा और ये गेम भारत को पता है। तो मुझे लगता है कि ये जो गेम प्लान है पाकिस्तान की, ये फ्लॉप होने वाली है और हम
एक स्टेबल देश है, सिविलाइज्ड नेशन है, जो भी कार्रवाई करेंगे इंटरनेशनल जो ऑर्डर है उसके तहत ही करेंगे। प्रभात जी, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप कॉलमिस्ट भी हैं, आप पत्रकार भी हैं और टीवी चैनल के साथ भी जुड़े रहे हैं, अलग अलग अखबारों में आपके कॉलम लगातार छपते रहते हैं, तो आपको पता है कि मीडिया किस तरीके से काम करता है, मीडिया की चुनौतियां क्या है। न केवल पाकिस्तान का मैं जिक्र कर रहा था, मैं अमेरिका, अफगानिस्तान, दूसरे देशों का भी मैंने जिक्र किया है कि वहाँ भी मीडिया पर किस तरह के खतरे हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना बदली हुई परिस्थितियों में उनका करना पड़ रहा है। भारत में भी जो इंडेक्स जारी किया जाता है हर साल, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या दूसरे मसले हों, उनको लेकर के चिंता जाहिर की जाती है कि मीडिया को और फ्रीडम दी जानी चाहिए। लेकिन जो दिक्कतें हैं मीडिया के सामने और सिक्योरिटी को लेकर के, जो मेनली मैं पूछना चाहता हूं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तो तर्क वितर्क हो सकते हैं, कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कह सकता है। ऐसे भी हमारे यहाँ चैनल हैं और पत्रकार हैं जो बियॉन्ड द लाइन जाकर के भी प्रसारण करते रहते हैं और बहुत सारे एलिगेशन हमारे सरकारों पर भी लगाते रहते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उतना रोना धोना नहीं है, पर जहां तक सिक्योरिटी का प्रश्न है, हमने कई बार देखा है अपने देश में भी अलग अलग जगहों पर जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं पत्रकार, कई बार उनके साथ मारपीट हो जाती है, कई बार उनको बंधक बना लिया जाता है, कई बार स्टूडियो में बहस के दौरान ही बहुत गिरे हुए एलिगेशन लगा दिए जाते हैं, आप तो फला की गोद में बैठे हैं, आप तो इसकी गोद में बैठे हैं। ठीक है, कुछ मीडिया की भी अपनी गलतियां हैं, मीडिया में भी खेमेबंदी हो गई है, कोई इसके साथ दिखाई देता है, कोई उसके साथ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी जब तक आपके ऊपर ठप्पा ना लग जाए तब तक आपके चैनल की विश्वसनीयता है, तब तक लोग आपको देखते हैं, तब तक आपका अखबार पढ़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद कि जो माहौल है उसमें ये सब चीजें भी हो रही हैं, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां भी आप जाएंगे, वहां अमेरिका में भी आपको ट्रंप के समर्थक भी मिल जाएंगे मीडिया में और ट्रंप के विरोधी मीडिया हाउसेस भी मिल जाएंगे। ऐसे ही ब्रिटेन में भी है, दूसरी जगहों पर भी है। लेकिन सिक्योरिटी का जब सवाल आता है तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पर सरकारों को, व्यवस्थाओं को, अदालतों को और जो हमारा पुलिस फोर्स है उनको और क्या क्या सेंसिटिविटी के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है या नियमों में तब्दीली करने की जरूरत है। बहुत ही शानदार आपका सवाल है ये। चौथा स्तंभ जैसे आपने कहा ही है इसको, और ये सबसे ज्यादा घातक हथियारों का शिकार है, हत्याओं का शिकार है, जुल्म का शिकार है। क्योंकि मैंने कहा ना, एक पेन के अलावा इसके पास कुछ होता नहीं और कोई गार्ड भी नहीं होता उसके पास, वो अकेला ही कई बार ना वो घूमता है रिपोर्टर का। तो मैं भी, आप भी रिपोर्टर रहे हैं और मैं भी एक दौर में रिपोर्टर रहा हूँ, पेट्रियट का, के बाद ही गया सिविल सर्विस में। तो मैं पूरा तजुर्बे के साथ ये कह सकता हूँ कि जब हम लोग रिपोर्टिंग करते थे तो उस वक्त खतरे नहीं थे उस तरह। कारण क्या है कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है और राजनीति जो है वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है। ओंकार जी जरा जड़ में जाइए इस बात की। भारत हो, पाकिस्तान हो और इस तरह के जो मैंने कहा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये पूरा का पूरा जो अक्षांश है ना, हमारा अफ्रीका भी उसमें शामिल है, नाइजीरिया भी शामिल है। ये हमारा अक्षांश, में यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो हमारा इलाका है ना पूरा का पूरा ग्लोबल, ये पूरा का पूरा अपराधीकरण का शिकार हो गया। राजनीतिक अपराधियों का एक खेल बन गई है। आज अपना पार्लियामेंट देखिए आप तो इतने निष्पक्ष पत्रकार के रूप में आपका पूरा का पूरा रिपुटेशन रहा जबरदस्त, क्योंकि आप सच कहने की आप में हिम्मत है, तभी आपकी इतनी इज्जत भी है। विरोधी भी आपकी इज्जत करते हैं, भले आपसे सहमत ना हो, इसलिए कि आप किसी पर एकदम बाइज्ड नहीं होते, सच को सच कहते हैं आप। सिर्फ यही कारण है। ऐसे लोगों की सदा इज्जत है, लेकिन वो बड़े खतरे में जीते हैं उन अपराधियों की नजरों में, क्योंकि सच कहोगे अपराधियों के बारे में, लीडरों के बारे में, तो वो आपको ऐसे निपटेंगे, गुंडे और बदमाश निपटते हैं।
43 लोग पार्लियामेंट में आपराधिक छवि के बैठे हैं। आज आपकी पार्लियामेंट में मोदी जी को ध्यान देना चाहिए इस बात पर। वो क्या क्या कहकर आए थे कि राजनीति को अपराध से मुक्त करूंगा। 43% आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट, दोज आर डिक्लेयर्ड क्रिमिनल्स। और जिसमें हीनियस क्रिमिनल्स कितने हैं वो भी आप जानते हैं, 220 डकैतियों के, बलात्कार के। ये भारत की स्थिति है जिसको हम बहुत अच्छा लोकतंत्र कहते हैं पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान की तो और पूरी प्रभात जी केवल मोदी जी के चाहने से तो 243 कम नहीं होंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपराधियों को टिकट देती है, पार्लियामेंट में भेजती है। मैं आपसे सहमत हूं, एकदम सहमत हूं, लेकिन मोदी शुड इनिशिएट इट। मोदी को रखना चाहिए बात ये कि कोई भी अपराधी, जैसे आपने एनएन वोरा कमेटी पर एक बार आपने हमसे लेख लिखाया था। एनएन वोरा ने 1996 में कहा था कि ये अपराधीकरण विनाश कर देगा हमारे देश का। उस वक्त पता है कितने पार्लियामेंट थे? सिर्फ 23%। जब एनएन वोरा की रिपोर्ट आई थी, आज 43% है। तो जब तक आप राजनीति जो केंद्र बिंदु है सत्ता का, पुलिस भी उसके अंडर में है, ब्यूरोक्रेट्स भी उसके अंडर में, जब तक उसका अपराधीकरण दूर नहीं होगा तो हत्याएं नहीं रुकेंगी पत्रकारों की। ये आप समझ लीजिए जड़ कहां पर है। इनकी जड़ों में, इनकी हत्याओं की जड़ों में राजनीति का अपराधीकरण है। वो चाहे अल्जीरिया हो, चाहे वो नाइजीरिया हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका का बोलिविया हो, कोई भी देश, चाहे हमारा देश हो या पाकिस्तान हो, ये पूरा अफ्रीकन कंटिनेंट की यही कहानी है। मालूम है बोको हरम को कौन पनपा रहा है? ये आईएसआई को किसने पाला? हुकूमत ने ना। क्रिमिनल्स ने पाला। भिंडरवाला को किसने क्रिएट किया था हिंदुस्तान में? सबसे बड़ा अपराधी था वो। कितनी हत्याएं की? इंदिरा गांधी, संजय गांधी, दरबारा सिंह, आप जानते हैं अच्छी तरह, पंजाब में थे उस समय, मुझे याद है अच्छी तरह। मेरा भी पंजाब ब्लैक थंडर में उसमें पोस्टिंग, ऑपरेशन ब्लैक थंडर में भी था। तो ये जब तक राजनीति के लोग अपराधियों को नहीं शह देते तब तक ये राजनीति। और कितने पत्रकारों की हत्या की भिंडरवाला ने? कितने पत्रकारों की खालिस्तानियों ने हत्या की? आप खुद निशाने पे थे, मैं किसको कह रहा हूं। तो ये जड़ ये है कि जब तक हम राजनीति का अपराधीकरण दूर नहीं करेंगे, इनको सुरक्षा नहीं मिलेगी। किसी को सुरक्षा नहीं मिलेगी। भले आदमी को सबको मार देंगे। जो भी इनके खिलाफ उठाएगा आवाज, ये उसका कत्ल कर देंगे, क्योंकि वो इनको एक्सपोज करता है कि भैया तुमने इतना लूट लिया, वहां इतना लूट लिया, वहां तुमने इतना। क्रिमिनल तो वही करता है, लुटेरा होता है क्रिमिनल। वो राजनीति की गार्ड में आए, वो ब्यूरोक्रेट की गार्ड में आए, वो किसी गार्ड में आए, वो गार्ड हो सकता है उसका, लेकिन उसका चरित्र क्या है? जो भ्रष्ट अधिकारी है उसका चरित्र क्या है? वो लुटेरे का चरित्र नहीं है क्या? उसको कितना हमारी जुडिशरी पनिश करती है? आप बताइए कितने ब्यूरोक्रेट्स पकड़े गए, किसको हम सजा दे पाए? एक लालू एक हमारे पास ले दे के रह जाता है एग्जाम्पल। क्या अकेला लालू भ्रष्ट है क्या? सोनिया गांधी भ्रष्ट नहीं है क्या? या और लोग भ्रष्ट नहीं है? किसका नाम आप लें? हम लोग किसका लें? 2G में क्या किया आपने? एक को भी सजा नहीं दे पाए आप 2G में आज तक। ये वो लोग हैं जो माफिया गिरोह के भी बाप हैं। यही नहीं के अंडर में ना ड्रग कारोबार हिंदुस्तान में भी चलता है। मैं तो मध्य प्रदेश के अंडर में रहा हूं जहां अफीम की खेती होती है। ये जब तक खत्म नहीं होंगे, जब तक ये जनता इनको नहीं जो है सबक सिखाएगी, आप अपराधीकरण को और हत्याओं को पत्रकारों की नहीं रोक पाएंगे, नागरिकों की। ये टेररिस्ट के भी जड़ है। ये टेररिस्ट के भी आका हैं। ये सफेद पोश लोग ही आका हैं इनके, जिनको हम कहते हैं ना ब्लैक कॉलर गुंडास एंड ब्लैक कॉलर टेररिस्ट। इनके सफेद पोश लोग आका हैं, वहीं से धन आता है सफेद पोश का। ये बड़ी कड़वी बात है जो मैं कह रहा हूं आपसे, लेकिन आप बताइए इसमें सच्चाई है या नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। और जनरल श्रीवास साहब, आप जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप लोगों ने चर्चा की। निश्चित रूप से कुछ सच्चाइयां बयान हुई हैं और उन पर सोचना समझना तो सत्ता प्रतिष्ठान को है, पॉलिटिकल क्लास को ही सोचना है, क्योंकि कानून बनाने वाले भी वही हैं, संसद भी उन्हीं के पास है। तो सोचना उनको है, हम लोग सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, आईना दिखा सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद ओंकार जी। जय हिंद।